हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जो ज्योग्राफी का कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला वन लाइनर। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान यानी के नाम से जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है। असम मतलब असम हो गया। किस भारतीय राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरला को कहा जाता है। किन उत्तरी पूर्व राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी गई है? तो 7 सिस्टर्स है, इसमें देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और सिक्किम जो आता है वो 7 सिस्टर्स की 1 ब्रदर कहलाता है। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चारों धाम कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उगते सूरज की भूमि के नाम से क्या जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ठीक है, ये मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। नागालैंड को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। नागालैंड को कहा जाता है। आगे देखेंगे, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? पंजाबी सबको पता होगा। और सिलिकॉन स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो कर्नाटका जाना जाता है। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका है, लेकिन सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलुरु है। दोनों में ध्यान रखना है। स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटका, ये सबको पता होगा। कोचीन का जो जुड़वा नगर है वो क्या कौन सा राज्य कहलाता है? तो एर्नाकुलम को कहा जाता है कोचीन का जुड़वा नगर। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निकनेम्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है? यानी कि एक यूटी है जो 3 स्टेट में आती है। एक मतलब पुडुचेरी जो है वो 3 राज्यों में बटी हुई है। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश और कराईकल में आता है। तमिलनाडु का माहे में आता है और केरल में आता है। मतलब 3 जगह आता है। कौन कौन सा? यनम आता है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आता है माहे और केरल, ठीक है। 3 में बटा हुआ है, यानी कि मतलब 3 राज्य है और 2 बटे हुए, यनम और माहे, ठीक है। पुडुचेरी के 2 पार्ट है, यनम और माहे, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पुडुचेरी के 2 पार्ट यनम और माहे किस में बटे हुए? आंध्र प्रदेश, कराईकला और केरला में। ऐसे तो ये इजी क्वेश्चन है, लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन कई बार जब एग्जाम में आ जाता है ये टफ लेवल पे तो याद नहीं रह पाता है। इसीलिए सारे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, क्योंकि सब एग्जाम के ना, इसमें एसएससी के भी हैं, रेलवे के भी है, ग्रुप डी के भी है, यूपीएससी लेवल के भी है। तो सारे एग्जामों का मिक्स है इसमें। तो अगर कोई इजी क्वेश्चन आए तो ये नहीं समझना है कितना इजी, तो हम कर ही लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? यानी ये एक्टिव वोल्केनो है हमारा अंडमान एंड निकोबार समूह में। ये स्टेट और राजधानी है, ठीक है। स्टेट और राजधानी दी गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इतना तो सबको आता ही होगा, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। जिसको नहीं आता है, जो न्यू है, ठीक है, जो फ्रेशर है बिल्कुल, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कुछ देखेंगे हम लोग। असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है, ठीक है। हिंदी में असम लिखा जाता है तो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है, आसाम ही है। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा जाता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ता है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको जोड़ता है? पोरबंदर गुजरात को सिलचर आसाम से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यानी कि ऐसे ये जोड़ता है और ऐसे ये जोड़ता है इंडिया को, ठीक है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो अभी 8 हो चुके हैं, ये मैंने पहले वीडियो में बताया आपको। बड़ा यूटी कौन सा एरिया वाइज? तो लद्दाख है। और सबसे छोटे की बात करें, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और सबसे छोटा भी लद्दाख है, नहीं मिसप्रिंट है ये, एक सेकेंड है, सॉरी, लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एरिया वाइज है, दोनों ध्यान रखना। एक पॉपुलेशन वाइज होता है, एक एरिया वाइज होता है। तो ये एरिया वाइज है। एरिया पॉपुलेशन वाइज तो चेंज होता रहता है जब सेंसस आएगा। अभी तो 2011 का ही चल रहा है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से, ठीक है। एरिया वाइज लद्दाख है बड़े में, और छोटे में है लक्षद्वीप, ठीक है। देख लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि वीडियो में वो आ जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो इस वजह से दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
बाकी आधे आधे राज्य ऊपर बताए थे, आधे गिरे। और यूटीज़ है ये, ठीक है, 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद इंडिया में ऐड हुए थे, ठीक है, शामिल किए गए थे। तो ये 4 देख लेंगे। फ्रांस के अधीन थे, ये 2 फ्रांस के अधीन थे और ये 2 पोर्चुगीज़ के अधीन थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुडुचेरी फ्रांस के अधीन था, चंद्रनगर फ्रांस के अधीन में था। उसके बाद दमन एंड दीव, गोवा और दादरा नगर हवेली, ये 3 किसके में थे? अभी दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्या हो चुके? एक हो चुके हैं। इनका ईयर आप लोग याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इनका ईयर इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सा राज्य शामिल किया गया था। ये जो 5 राज्य हैं इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैकमोहन किन 2 देशों को अलग करती है? तो सबको पता है, चाइना और इंडिया। रेड क्लिफ लाइन किसकी है? हमारी पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। डूरेंट भारत और अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करती है डूरेंट रेखा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिससे 1 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं एग्जाम में। 1 सेकेंड, हाँ। चैनल्स कहते हैं जिसको, ठीक है, कौन किसको डिवाइड करता है? तो 6 डिग्री चैनल किसको करता है? ग्रेट निकोबार। जो हमारा निकोबार है वो 3 में डिवाइड किया गया है, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार, ठीक है, 3 में आता है। तो ये किस में है? ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है? सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया, या इंडोनेशिया देगा या ग्रेट निकोबार देगा या सुमात्रा देगा, दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो दोनों याद रखना है। 8 डिग्री कौन करता है? मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय कहाँ का है? लक्षद्वीप का है, हमारा एक आइलैंड। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री क्या करता है? छोटा अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है ना, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये चारों आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और रेड क्लिफ लाइन, सॉरी, ग्रेट चैनल किसको करता है? तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को करता है। पाक स्टेट भारत श्रीलंका, ये सबको पता होगा। कोको स्टेट, जल संधि यानी इंग्लिश में स्टेट बोला जाता है इसको। अंडमान और कोको द्वीप, जो कि म्यांमार, जो कि हमारे नेहरू जी ने गिफ्ट किया, किनको दिया था? म्यांमार को। इसी पे भी राजनीति चल रही है, करंट अफेयर्स सब जुड़े ही होंगे, सबको पता ही होगा। चलिए बाकी देखेंगे हम लोग। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल्स माइल है। समुद्री माइल को क्या बोलते हैं? नॉटिकल्स माइल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो इंग्लिश में देख रहा है। और टोटल की बात करें तो 24 है, ठीक है। और अन्य क्षेत्र की बात करें तो 200 समुद्री मील है। इसको देख लेंगे, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछेगा उतना ही आंसर लगाना है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितने समय का अंतराल है? यानी 2 घंटे का अंतराल है, ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है, सॉरी, वेस्ट और ईस्ट में कितने का है? 2 घंटे का। भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से होता है? जो सी लेवल की जो माप किया जाता है, नापा जाता है, वो कहाँ से? तो चेन्नई से किया जाता है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो तिरुवनंतपुरम में होती है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर ने कौन सा शहर डिज़ाइन किया था? चंडीगढ़ किया था, ठीक है। उडमंगलम यानी ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का? तो सीढ़ीदार है, ऐसे 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 है, ठीक है, सीढ़ीदार रूपी है। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में यानी गुजरात में है। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा अवस्थित स्थान है? तो द्रास वर्ल्ड का सबसे ठंडा है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 26 दिसंबर 2004 को बहुत भयंकर सुनामी आई थी, तो जिसकी वजह से कौन सा पॉइंट डूब गया है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जो पहले जाना जाता था। भारत का सूक्ष्मतम यानी ड्राइएस्ट एरिया कौन सा है? तो जैसलमेर है, राजस्थान का जैसलमेर। समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? ये डेटा कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि एडिशन लेटेस्ट नहीं है, तो इसको अभी स्किप कीजिएगा। इसको देख के गूगल पर सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है, कितनी बार हुआ है। भारत में कहाँ पर सूर्य कभी उधर नहीं होता, यानी डूबता नहीं, ऐसा कहा जाता है? प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज यूपी में। भारत के उप महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कोरोमंडल तट है, ठीक है, कोरोमंडल तट। गिलगिट बल्तिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये बहुत फेमस है।
पत्र को या सर्वे शीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देहरादून से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? यानी दिल्ली के पैडलर में है, नियर में बेंगलुरु है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? यानी मैप जो था, एटलस मैप की बात कर रहे हैं, एनविले 1752 में बनाया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया है, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। आज ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जितना हो पाएगा मैं करवा देती हूँ। ठीक है, देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ हुआ है। ये सबको पता है कि किससे डिवाइड हुआ है ना। हम क्लास तो ले नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प तथा विंध्य संरचना का विकास हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग की स्थलाकृतियों में अरावली पर्वत, विंध्य श्रेणी तथा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र प्रमुख है। जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तब इसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हम पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और हाँ, जहाँ डीपली पढ़ना होगा मैं ज़रूर उसको बताऊँगी। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भू सन्नति कौन सी है? तो 33 सागर। ठीक है, 33 सागर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। देखिए, इसमें दिया गया है, पहले 2 पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, भारत से उपवन पुरा चुंबकीय परिणामों के जो संकेत मिलते हैं, उसके अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किस दिशा की ओर अग्रसर है? तो उत्तर की ओर। यानी कि नॉर्थ के साथ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि शिफ्ट हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है धीरे धीरे। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ था? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। चलिए अब देखेंगे, 2 में डिवाइड किया गया था, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो हमारा इंडिया किससे है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये टुकड़ों में बैठा है, जैसे ये अर्थ की बात है तो कुछ हिस्से इधर गए, कुछ हिस्से इधर गए, तो जो इधर गए वो गोंडवाना हो गया, जो इधर गया वो अंगारा लैंड हो गया, ऐसे करके है। ठीक है, ये कंट्री देख लेंगे कौन कौन सी क्या क्या है ना। सर्वप्रथम आर्कीय संरचना का विकास कैसे हुआ? तो गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से। यानी कि जो गर्म, जैसे लावा हो गया, मैग्ना हो गया, उससे क्या हो गया, वो जब अचानक ठंडा हो गया तो उससे क्या होता है, आर्कियन संरचना का विकास होता है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं है? यानी कि फॉसिल्स नहीं पाए जाते इसमें, तो आर्कियन क्रम में कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, छोटा नागपुर के पठार में, मध्य प्रदेश मेघालय का पठार हो गया, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, इन सब में पाई जाती है आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसमें क्या होते हैं, फॉसिल्स नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे तेल नहीं मिलेगा, तेल कोयला नहीं मिलेगा। जहाँ पे फॉसिल्स होंगे वहीं पे तेल और कोयला मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और आर्कियन संरचना किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? आग्नेय चट्टानों से है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप में किया गया था? तो मोड़दार पर्वतों के रूप में, यानी फोल्ड माउंटेन जिसको कहा जाता है। फोल्ड या रेसिडुअल, इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। हिंदी सच में बहुत टफ लैंग्वेज है ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ गलत बोलूँ, इसीलिए इसको इंग्लिश वाले जो है वो एक बार सर्च करके पढ़ लेंगे। ठीक है, मोड़दार पर्वत के रूप में किया गया, बस याद रखनी है इन चीज़ों को। और यहीं तक रखते हैं आज इसको। और एक जुनून करके एक बैच आया हुआ है, किसका? एडुटेरिया का। अगर आप लोग चाहते हैं उसका हम लोग सीरीज़ लेके आए तो कमेंट कीजिएगा, तो उसके टेस्ट सीरीज़ हम लोग लाएंगे। पर हम इसके तो आई थिंक सर्च चला रहे हैं। अगर आप लोग बोलेंगे जुनून सीरीज़ जो बीपीएस एडुटेरिया का है उसका चाहिए आप लोग को, एनसीईआरटी के 17 टेस्ट हुए हैं उसके, और जुनून सीरीज़ का जो दूसरा टेस्ट है वो एक हो चुका है हिस्ट्री का, जो कि मतलब चाहे बुक वाइज दिया जा रहा है। तो अगर चाहेंगे वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसके भी सीरीज़ लेके आऊँगी। ठीक है, और रही बात, क्योंकि प्री का ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, 3 महीने मुश्किल से रहे, उसमें भी पूरी तरीके से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, कहीं के बीच में माइंड डिस्ट्रैक्ट भी होता है, डिमोटिवेट भी होते हैं, कुछ पर्सनल इशूज़ भी आ जाते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो अपना जो वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में देना है, और प्लीज़ डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा नोट्स अवेलेबल है, इतने ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सारे कुछ करने की होड़ में कुछ भी लास्ट में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए 2 ही हम कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ करेंगे, लेकिन उसको बार बार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में तो रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एग्ज़ाम में तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस
ऐसे बीपीएससी की हज़ारों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको मार्केट में, आप टेलीग्राम खोल लेंगे वहाँ पे भी मिल जाएगी। लेकिन हमको तो एक हाई स्टैंडर्ड की चाहिए ना, तो मुझे लगता है अभी परम IAS, परफेक्शन, एडुटेरिया, ये 3 जो है वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं। परफेक्शन IAS के सारे टेस्ट अच्छे नहीं हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब वाहियात कह सकते हैं, जो बिल्कुल भी यूज़लेस, मतलब यूज़लेस है बिल्कुल, वो भी उन्होंने ऐड किया गया है। तो जो हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम वो क्वेश्चन को अडॉप्ट करेंगे, और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पीछे, ज़्यादा कंटेंट को सेव करने के पीछे नहीं भागेंगे। जो इस चीज़ को समझ लेगा वो उसका प्री कभी भी नहीं रुकेगा, है ना। जितनी ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागेंगे उतना आप प्री से दूर होते जाएंगे। लिमिटेड कंटेंट रखेंगे, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो ही सक्सेस होगा, क्योंकि पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। अब रट्टा मारने वालों का बिल्कुल भी पीटी नहीं निकलता है ना। जो फैक्ट पढ़ के जाएगा, जो थ्योरी पढ़ के जाएगा, उसी का पीटी होने वाला है। यानी कि मेंस भी साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, अगर मेंस का आंसर लिखने के बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको ज़्यादा आप ग्रेस कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो इसीलिए अभी क्या करना है, 60 और 40 रेशियो में प्री और मेंस को करना है। यानी अभी जून एंड तक आप लोग क्या करेंगे, मेंस भी साथ साथ 40% रेशियो में करना है। आपको एंड तक करना है, पीटी तक आपको मेंस छोड़ना नहीं है, क्योंकि 3 महीने का टाइम मिला है। पीटी के बाद 3 महीने में किसी हाल में भी मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। और अगर मेरी इस वीडियो से कोई एक बच्चा भी समझ जाए इस बात को, और उसका अगर एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। तो डाइवर्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। नए नए कोर्स लॉन्च होंगे, नई नई टेस्ट सीरीज़ आएंगी, नए नए मार्केट में कंटेंट मिलेंगे, उससे अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। बस इस डाइवर्ट को अपने आप से दूर रखना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको जूनून सीरीज़ चाहिए, तो हम लोग उसकी वीडियो ज़रूर लाएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।